Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में करेंगे मध्य प्रदेश के पठार। आज हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 10 में कुछ पठारों के बारे में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी पहले देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। तो चलिए, हम क्रैश कोर्स है ये आप लोगों के जेल प्रहरी के लिए। तो जेल प्रहरी की परीक्षा 20 तारीख से पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एमपीजी के कवर। तो चलिए हम देखते हैं बचे हुए पठारों को आज हम कवर कर। तो देखिए स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ तक कर लिया था, मालवा के पठार तक। अब हम बात करेंगे आगे रीवा पन्ना के पठार की। तो देख सकते हैं आप लोग रीवा पन्ना का पठार। फिर से मैं आज आपको बता दूँ कि ये वाला जो 5 यहाँ पर हम पठार पढ़ेंगे, इन 5 पठारों को मिलाकर बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत 5 पठार आते हैं। मध्य भारत का पठार हमने पढ़ लिया है, बुंदेलखंड का भी पठार पढ़ लिया है, मालवा का पठार भी पढ़ लिया है। मध्य उच्च भूमि से हमारे पास बचा है रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो अब ये 2 हम पढ़ने के बाद फिर हम अलग से पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो चलिए, आज हमारी बारी है रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इनको कंप्लीट कराने के बाद जस्ट हम लोग ये बाकी के 2 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अभी आप नए हैं चैनल को तो फटाफट स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और बने रहें हमारे साथ। तो देखिए, रीवा पन्ना का पठार आप लोगों को कुछ इस तरह से मैप में दिख रहा है। ये इसकी लोकेशन है और इसका क्षेत्रफल है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का 10.37% ये भाग है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि दिशा, इसका उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ देख सकते हैं आप लोग। इसकी ऊंचाई है 300 से लेकर 450 मीटर इसकी ऊंचाई है बुंदेलखंड की रीवा पन्ना के पठार की। और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण होता है आदि महाकाल की कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से या कुड़प्पा और विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। देख लीजिए, लिखा हुआ कुड़प्पा और विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण होता है रीवा पन्ना के पठार की। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ हैं केन नदी और टोंस नदी। अगर बात करें यहाँ पर फसल की, तो यहाँ पर गेहूँ और पूर्व में यहाँ पर चावल पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, इस फसल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर गेहूँ और पूर्व में चावल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको खनिज याद रखना है। चूने के पत्थर जो कि सतना जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें हीरा पन्ना जिले के अंतर्गत और कत्था पाया जाता है रीवा जिले के अंतर्गत। तो देखिए, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सतना भी आ जाता है, पन्ना भी आ जाता है। तो यहाँ पर सतना में चूना पत्थर पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, बिल्कुल सही। और रीवा हमारा पाया जाता है, कत्था जो है रीवा में पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं आपका रीवा, पन्ना, सतना और दमोह। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मैहर, तो मैहर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे याद रखना कि मैहर जो है सतना के अंतर्गत आता है। और ये प्राचीन शारदा माता का मंदिर है, यहाँ पर देवी माँ शारदा का मंदिर है। और ये अलाउद्दीन संगीत पीठ भी यहाँ पर स्थापित है। अगर हम बात करें कि ये विंध्यन कगार प्रदेश भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार प्रदेश। विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आ जाता है, तो इसको विंध्यन कगार क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो देख लीजिए, ब्लू कलर में आपको ये दिख रहा है नर्मदा सोन घाटी। अब इस प्रकार से हमारा 5 के 5 जो है यहाँ पर पठार कवर हो जाएंगे। मध्य उच्च भूमि के मध्य भारत का पठार हमने कर लिया है, बुंदेलखंड भी कर लिया, मालवा भी कर लिया, रीवा भी आपको बताया। अब लास्ट हमारा बचा है नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी देख लीजिए, नर्मदा नदी और सोन नदी के बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। तो इसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश का कुल ये 27.14% ये भाग है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 300 से लेकर 400 मीटर ऊंचा क्षेत्र है यहाँ पर। अगर इसके निर्माण की बात करें, तो डेक्कन ट्रेप और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, विंध्यन और कड़ोप्पा क्रम की चट्टानों से भी ये बना हुआ है। नेक्स्ट हम इसकी मिट्टी में बात करें, तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भाई, गहरी काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है पूछा जाता है, तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर खनिज की बात करें, तो चूने का पत्थर
फायर क्ले, गेरू, संगमरमर, पत्थर, मैग्नीज, कोयला वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा है सामने। अगर इसके बहने वाली नदियाँ हैं तो नर्मदा नदी है, सोन नदी यहाँ से बहती है। फसल है यहाँ पर गेहूँ, कपास, सोन घाटी के चावल बहुत ज़्यादा है। सोन घाटी के चावल देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे होशंगाबाद और के आगे वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चावल होते हैं, बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है। असल में यहाँ पर पानी की भी मात्रा है। होशंगाबाद क्षेत्र सबसे ज़्यादा सिंचित जिला भी माना जाता है मध्य प्रदेश का। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है, यहाँ पर बड़ी योजनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर लघु योजना जो नहर वगैरह की जो योजना है वो नहीं यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। नदी घाटी परियोजना की यहाँ ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर आसानी से पानी मिल जाता है, तालाब मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर छोटे छोटे कुएँ मिल जाएंगे, ट्यूबवेल मिल जाएंगे, आसानी से पानी निकल जाता है। तो होशंगाबाद वाले क्षेत्र में मिल जाता है। तो चावल की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर चावल में पानी तो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर मैं सिर्फ होशंगाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, नर्मदा सोन घाटी के आसपास जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर चावल वगैरह अच्छे होते हैं, कपास की खेती भी होती है और गेहूं की भी खेती हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़िले की, तो यहाँ पर जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, निमाड़ और मंडला जैसे ज़िले हैं। तो सभी जगह पर्याप्त मात्रा में जो है खेती हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही, और बघेलखंड के पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी में चली जाती है। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि भाई यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी तो चली जाती है भाई पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बह जाती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। वहीं अगर हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी इस प्रकार से बहती है और ये उत्तर की तरफ जाती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी ये रहती है बिहार में जाके, ठीक है। इसको स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है, इसलिए अनूपपुर के अमरकंटक से। नेक्स्ट हम बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और वहीं अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ, और जैसे ही मध्य प्रदेश से गुजरात चली जाती है तो इसकी अनूपपुर से लेके अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक की लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें इसकी बेसिन की, तो बेसिन है इसका 89.8%, 89.8% इसका बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है कि नदी के कारण जो आसपास का क्षेत्र होता है इस नदी का, उसको हम बोलते हैं बेसिन, ठीक है। तो इस नदी के कारण आसपास के क्षेत्र में जो एरियाज़ होते हैं उसको बेसिन कहा जाता है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो अब यहाँ से हमारा जो है ये स्टार्ट हो जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पश्चिमी सतपुड़ा मैकल, एक है पूर्वी और एक है आपका मैकल श्रेणी। तो अगर हम बात करें पश्चिमी मैकल श्रेणी की, तो यह काफ़ी कटापटा भाग है, काफ़ी कटापटा भाग है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बुरहानपुर का दर्रा भी आपको पता होगा, बड़ा दर्रा पाए जाते हैं जिसका नाम बुरहानपुर का दर्रा है। तो ये वाली हिस्से को हम बोलते हैं पश्चिमी सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए इस जगह बुरहानपुर पड़ता है, बुरहानपुर का दर्रा भी यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी ये वाला हिस्सा हो जाता है हमारा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। तो यहाँ पर ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये बीच वाले को हम कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ये वाले क्षेत्र को। तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार सम्मिलित हैं। यहाँ महादेव पर्वत भी स्थित है। यहाँ पर देखिए महादेव पर्वत श्रेणी है इसी में पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। तो भैया आपसे पूछा जाता है कि महादेव पर्वत श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी, पर्वत की बात कर रहे हैं, महादेव पर्वत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंचाई पर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ 1350 मीटर।
और ये महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकल श्रेणी की। तो मैकल श्रेणी ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। तो यहाँ कहीं पड़ता है आपका मैकल श्रेणी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है ये मैकल श्रेणी। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार रूप बनाता है ये। चलिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर अमरकंटक में नर्मदा, सोनघाटी, जोहिला नदियाँ का भी उद्गम स्थल है। इसके कारण इसका धरातल लेटराइट मिट्टी से बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है सतपुड़ा मैकल श्रेणी से। नेक्स्ट हम बात करें बघेलखंड के पठार की। तो देख लीजिए आप लोग पिक्चर में, ये ग्रीन कलर में, डार्क कलर में आपको दिख रहा है बघेलखंड का पठार, और ये हमारा आखिरी पठार है। तो इसके बारे में देखिए आप लोग एंड तक ज़रूर देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपको देखना है। चलिए, तो बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है 19,604 वर्ग किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश का 6.36% भाग में फैला हुआ है। इसकी दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा, और निर्माण होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और अगर हम बात करें यहाँ पर खनिज, तो कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और फायर क्ले यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम बात करें मिट्टी, तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। लाल, पीली और पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और नदी यहाँ पर बहती है सोन नदी और जोहिला नदी। अगर हम फसल की बात करें, तो यहाँ पर मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। जिले आते हैं इसके अंतर्गत सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी। तो ये बघेलखंड का पठार हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि देखिए दोस्तों, अनअकैडमी एप्लीकेशन में चल रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस और फ्री लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग अनलिमिटेड तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लासेस और सारी चीज़ें अटेंड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल चूज़ करना है। आपको इस प्रकार से 3 लाइनिंग से दिख जाएगा MPPSC व्यापम गोल चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे, प्लस कोर्सेज, फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसी के साथ देखिए लीजिए आप लोग फ्री क्लासेस और डेमो क्लासेस में फ़ायदे हैं आप लोगों को बहुत सारे। आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइव टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, फ्री है ये भी आपको। तो यहाँ पर आप लोग अपना एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट को, और पेपर भी देख सकते हैं, आपकी रैंक भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपनी फ्री लाइव क्लासेस के फीचर्स, तो यहाँ पर आपको फीचर्स मिलेंगे आप लोगों को कि आप लोग टीचर जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो आप बीच में कभी भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन, और साथ में आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को क्लास की PDF भी डाउनलोड करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो टेस्ट चलते हैं उसके फ़ायदे। तो देखिए टेस्ट यहाँ पर आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आपको वेरियस टेस्ट मिल जाएंगे, अपना रिजल्ट भी आप एनालाइज कर सकते हैं आप लोग, और अगले टेस्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी वेरियस दे सकते हैं और अपना टेस्ट का स्कोर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको अनलिमिटेड फ्री क्लासेस में जो आपको मिलेंगी, फ्री जो डेमो क्लासेस, उसमें आपको लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड ओकेशनली प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेशनली PDF और लिमिटेड डाउट क्लियर किया जाता है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF, और आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर द्वारा भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें गाइडलाइन दी जाएंगी। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको प्लस कोर्सेज या प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको वर्चस्व नाम की मैगज़ीन मिल जाएगी, जो कि करंट अफेयर की मैगज़ीन है, और साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आपके वेरियस जो है कोर्सेज इस डेट को स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग डेट देख लीजिए, आप लोग सभी डेट को आप लोग अपने कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई सभी कोर्सेज यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन कैसे लें, प्लस कोर्स कैसे लें सर, कैसे सब्सक्राइब करना है। तो इसके लिए आप लोगों को 1 महीने से लेकर 12 महीने या 24 महीने तक के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जब भी आप कोर्स खरीदते हैं तो आप हमारा अगर रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करेंगे, STUDY स्टडी आइकन, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी की तरफ से। अब आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने अगर अनअकैडमी पे 24 महीने मतलब 2 साल का कोर्स लिया है 12,800 रुपये में, ठीक है। अगर आप इसको परचेज़ करने जाएंगे तो जी हाँ दोस्तों, ये 12,800 रुपये का आपको नहीं पड़ेगा, इससे कम होंगे पैसे। कैसे होंगे, यही 24 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। कब, जब आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करेंगे, STUDY स्टडी ICAN, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है इस जगह पर। जो भी आप कोर्स लें 12 महीने का या 24 महीने का या 6 महीने का, तो आप लोगों को अपना ये रेफरल कोड यहाँ पर डालना है स्टडी आइकन, और आपको फ़ीस सीधे 10% आपको कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ 6,400 रुपये में पड़ेगा, और अगर आप
रेफरल कोड के बिना इस्तेमाल करेंगे 7200 का। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा। आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को। डेली लाइव क्लासेस भी चलती हैं, डेली लाइव टेस्ट भी चलते हैं। इस वीडियो में मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मध्य प्रदेश के पठार के बाद हम करेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आपको बता दें, अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।